हेलो बच्चों, नमस्ते। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। पिछली क्लास में हमने कर लिया था कूलाम के नियम का अदिश रूप। तो कूलाम के नियम के सदिश रूप को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक चित्र देखना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो डायग्राम, इसको समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये आपको चार्ज दिख रहा है, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2 और ये x और y अक्ष के मध्य रखे हुए हैं आवेश Q1 और Q2। अब आवेश Q1 कौन से बिंदु पर रखा हुआ है? P बिंदु पर रखा हुआ है। आवेश Q2 कौन से बिंदु पर रखा हुआ है? Q बिंदु पर रखा हुआ है। अब इन बिंदुओं को P को या आवेश Q1 की स्थिति को मूल बिंदु से जब हम मिलाते हैं और आवेश Q2 की स्थिति को जब हम मूल बिंदु से मिलाते हैं तो इन सदिशों को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। तो जब भी हम किसी भी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से मिलाते हैं तो उस सदिश को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। तो देखिए, बिंदु आवेश कहाँ है? बिंदु P पर, और बिंदु P को हमने मूल बिंदु से मिलाया तो कौन सा स्थिति सदिश बना? R1 वेक्टर। और आवेश Q2 कहाँ है? बिंदु Q पर, और बिंदु Q को हमने जब मूल बिंदु से मिलाया तो क्या बना? स्थिति सदिश R2 वेक्टर। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ओके। अब देखो, अब क्या है? अब आपको पता है Q1 किसको प्रतिकर्षित करेगा? Q2 को। कैसे प्रतिकर्षित करेगा? ऐसे। और Q2 भी Q1 को ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बल है, ये वाला जो बल बना रहा हूँ मैं, ये एरो आपको दिख रहा है, ये किस पर बल लग रहा है? Q2 पर। और कौन बल लगा रहा है? Q1 बल लगा रहा है। तो ये एरो किस पर बल लग रहा है? 2 पर, तो मैं लिखूंगा 2। और बल लगा कौन रहा है? 1, तो यहाँ लिखूंगा 1। और इसकी हो गया F21 वेक्टर। अब इस एरो पर देखो, यहाँ पर बल किस पर लग रहा है? Q1 पर। और लगा कौन रहा है? Q2। तो जिस पर लगता है उसे पहले लिखो F1, और लगा कौन रहा है? 2, तो उसे बाद में लिखो। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ओके। तो हम इसको वापस से अच्छा बनाते हैं। तो ये आपको देखो डायग्राम में दिख रहा है, किस पर बल लग रहा है? 2 पर। और लगा कौन रहा है? 1। तो जिस पर लगता है उसे पहले लिखते हैं। F21 का मतलब है Q2, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। क्लियर हुआ बेटा? इधर देखो, ये वाला, ये F12 दिख रहा है आपको, इस पे बल किस पे लग रहा है? 1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। तो इतनी बातें समझ में आई, दोनों बलों की दिशा आपको समझ में आई? ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये Q2 है, ये Q1 है। एक स्थिति सदिश जो 2 से 1 जा रहा है, ये देखो 2 से 1 जा रहा है, इसे हम बोलेंगे R21 वेक्टर, क्योंकि ये 2 से 1 जा रहा है। तो R21 क्लियर हुआ? R21 का मतलब क्या हुआ? कि Q2 से Q1 जा रहा है। ओके। अब आप एक और देखिए, R12 का मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है? Q1 से Q2 ऐसे जा रहा है। तो नीचे देखो एरो भी बना हुआ है। R12 के नीचे ये वाला एरो है, इसका मतलब R12 यहाँ जा रहा है 1 से 2, और R21 वेक्टर कहाँ जा रहा है? 2 से 1। अच्छा, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एक बार बताओ कि ये R12 वेक्टर तो ठीक है, आपने ऐसे बनाया, लेकिन R21 तो 2 से 1 जा रहा है, इसको आप ऐसे एरो क्यों बना रहे हो? इसको आप तो ऐसे बनाओ। बेटा, कोई भी सदिश राशि होती है ना, जैसे A है, तो उसके ऊपर ये जो ये वाला एरो है, ये केवल ये बताता है कि ये सदिश राशि है, नहीं है, दिशा नहीं बताता। तभी तो मैंने ये बोला R12 एक वेक्टर है जिसकी दिशा है 2 से 1 ऐसे। दिशा के लिए ये एरो अलग से लगाना पड़ता है। R12 एक वेक्टर है जिसकी दिशा है 1 से 2, तो उसके लिए मुझे एरो एक अलग से लगाना है और ऐसे। ये क्लियर हुआ आपको? तो देखो, ये जो एरो मैंने अलग से लगा रखे हैं, ठीक है, ये वाला किसके लिए है? ये है R12 के लिए, और ये एरो किसके लिए है? R21 के लिए। तो इतनी बात क्लियर हुई बेटा आपको? ये डायग्राम क्लियर हुआ? ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं F12 वेक्टर की। तो फॉर्मूला
ये मैंने आप कौन सी राशि निकाली है, F12 वेक्टर एक सदिश राशि है क्योंकि इसके ऊपर ये वेक्टर साइन लगा हुआ है। सदिश राशि क्या होती है, जिसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो F12 वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई, K Q1 Q2 अपॉन में, अच्छा बेटा बताओ, अपॉन में R² होता है। F1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो R12। देखिए एक बात और समझिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी पड़ेगी अभी। अगर मैं बात करूँ R12 वेक्टर की, इसका मतलब ये सदिश कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 जा रहा है। अगर मैं बात करूँ R21 वेक्टर की, इसका मतलब ये कहाँ से जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों का परिमाण निकालूं, परिमाण के लिए ऐसे करते हैं, तो 1 से 2 तक जाओ चाहे 2 से 1 तक जाओ, दोनों की दूरी तो बराबर है, तो दोनों का परिमाण बराबर है। ये बात क्लियर होगी आपको, दोनों का परिमाण बराबर है। सुनते रहना। अब मैं सबसे पहले वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ बेटा, F12 वेक्टर की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², R को पार पड़े रहने दो एक बार। और अब मुझे बताओ कि F12 वेक्टर की दिशा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये दिशा तो F12 वेक्टर की इधर है, पता लग रहा है बेटा, दिशा इधर है। इस दिशा में कौन सा ये स्थिति का सदिश जा रहा है, बताइए। इसकी दिशा बतानी पड़ेगी ना मुझे, क्योंकि ये तो होगी बेटा वैल्यू है। अब ये सदिश राशि, तो सदिश राशि की दिशा भी होती है। तो ये बताइए कि ये किस दिशा में जा रहा है, F12 वेक्टर की दिशा कहाँ है। तो ये देखिए 2 से 1, और 2 से 1 जाने वाला सदिश कौन सा है, तो ये R21 वेक्टर है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हुई कि F12 वेक्टर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, R21, क्योंकि ये F12 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 1। ये देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है एरो, 2 से 1। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, R21 वेक्टर, ये सदिश में यूज़ करूँगा। हमेशा ये बात ध्यान रखो कभी भी। अब यहाँ पे देखिए, अब इतना क्लियर हो आपको। अब यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। देखिए माना दो आवेश Q1 व Q2 बिंदु P और Q पर रखे हैं, क्लियर हो गया, और उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं। आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, किस पर, Q1 पर, तो मैं पहले 1 लिखूंगा, किस पर, Q2 के कारण बल कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर। यहाँ पर कितना लिखूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो होगी बेटा केवल इसका परिमाण, और दिशा, इस बल की दिशा कहाँ होगी, F12 वेक्टर की दिशा कहाँ जा रहा है, ये इस दिशा में। तो क्या बोलूँगा मैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 1। तो इसके लिए मैं एकांक सदिश लगाऊंगा R21 कैप। ये क्लियर हुआ। कभी भी किसी भी सदिश की आपको दिशा बतानी होती है तो वो काम, दिशा बताने का काम करता है एकांक सदिश। तो इसका परिमाण तो कितना हो गया हमारे पास, K Q1 Q2 अपन R², और दिशा कितनी हो गई, R⁻21। तो ये बात क्लियर हुई आपको। अब एकांक सदिश का आपको सूत्र पता होना चाहिए, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये A कैप का मतलब एकांक सदिश बराबर होता है सदिश A वेक्टर अपॉन में A, मतलब सदिश बटे सदिश का परिमाण। वैसे ही यहाँ पर देखिए R⁻21 भी एक सदिश राशि है। तो इस सदिश राशि का, इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लग गया, कैप लग गया, तो क्या लिखूंगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश कितना, R21 वेक्टर अपॉन में इसका परिमाण कितना, R21 वेक्टर का, ये ऐसे मोड लगा दूंगा। क्लियर हुई बेटा बात, ये इसका परिमाण ऐसे ही लगेगा ना, ये होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये देखो, ये क्लियर हुआ, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ये मेरे पास निकल गया F12 वेक्टर। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, तो किस पर, Q2 पर, तो पहले लिखूंगा 2, और किसके कारण, Q1 पर, तो बाद में लिखूंगा मैं 1। ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R², ये तो हो गया परिमाण। अब दिशा कहाँ से कहाँ होगी, F21 वेक्टर देखो डायग्राम में, F21 वेक्टर कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन सा सदिश जा रहा है, ऐसे। तो देखो 1 से 2, ये देखो R12 वेक्टर जा रहा है। तो यहाँ पर परिमाण के लिए तो मैं लिख दूंगा K Q1 Q2 अपन R², और दिशा हो जाएगी R⁻12। क्लियर होगी बेटा आपको बात, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एकांक सदिश है, तो क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण।
तो ये आपको एक इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हम सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम चलेंगे। तो सदिश योग के त्रिभुज विधि से आप देखने के लिए आप यहाँ पर देखो, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। OP वेक्टर यहाँ पर देखो, OP वेक्टर, इस डायग्राम को मैं यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ। देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये O है, ये P है, दिख रहा है ये OP। ओके, तो ये OP वेक्टर हो गया अपने पास, R1 वेक्टर है, ये सदिश योग की त्रिभुज विधि होती है। एक ही क्रम में जो सदिश होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और विपरीत क्रम में जो सदिश होता है वो इक्वल में आता है, मतलब बराबर में आता है। मैं समझाता हूँ आपको। OP वेक्टर देखिए एक ही क्रम में है, प्लस उसके बाद PQ वेक्टर आप देखिए, प्लस PQ वेक्टर, तो ये हो गया PQ वेक्टर। अब देखिए ये वाला, ये कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसका एरो, ये विपरीत क्रम में आ गया, और ये हो गया OQ वेक्टर। तो आप देखिए एक ही क्रम में कौन कौन से सदिश जा रहे हैं, OP प्लस PQ, देखिए एक ही क्रम में जा रहे हैं। और ये देखिए OQ क्या आ रहा है, विपरीत क्रम में। क्लियर हो रहा है आपको? फिर से मैं समझाता हूँ। OP वेक्टर इस क्रम में प्लस PQ वेक्टर इस क्रम में, ये देखो एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक ही क्रम में चल रहे हैं। और ये देखो विपरीत क्रम में आया, कौन आया, OQ वेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सदिश योग की त्रिभुज विधि से, एक ही क्रम में है OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, और इक्वल्स टू विपरीत क्रम में कौन है, OQ वेक्टर। क्लियर हुआ आपको? ये वैल्यू पुट करो, OP वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करो बेटा R1 वेक्टर, प्लस PQ वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करो, P से Q जाना है, क्या रखोगे, R12 वेक्टर इक्वल्स टू कितना, OQ वेक्टर। OQ वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करो R2 वेक्टर। यहाँ से वैल्यू आप फाइंड करो R12 की, यहाँ से वैल्यू फाइंड करो R12 की, तो कितनी आ जाएगी, मैं आप फिर से लिखता हूँ एक बार, रुको, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। मैं इस इधर वाले पार्ट को ये हटा देता हूँ। एक मिनट, रुको, मिट रहा है। आज जाने की जिद ना करो। ओके, हो गया। अब देखो, अब यहाँ से R12 वेक्टर की वैल्यू निकालो, R12 वेक्टर इक्वल्स टू, ये R1 वेक्टर इधर स्थानांतरित हो जाएगा। देखिए R12 कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बेटा ये समझ में आया आपको, R12 वेक्टर बराबर होता है R2 माइनस R1। देखो R12 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि तुम वैल्यू निकालो R21 की, समझो बात को, R12 है तो पहले क्या है, R2 माइनस R1, ये बात मैंने प्रूव कर दी यहाँ से ट्राइंगल लॉ से, त्रिभुज विधि से। अब मान लो मुझे R21 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, R1 माइनस R2। सोचते रहो बैठे बैठे, R21 कैसे निकालूंगा, R1 माइनस R2। इतना तो तुम्हें खुद को आना चाहिए भाई। अब ओके, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रही है F12 वेक्टर वाली। अब देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R² में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए R² मतलब दोनों के बीच की दूरी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो कि देखो A से B जाओ चाहे B से A आओ, सॉरी P से Q जाओ चाहे Q से P जाओ, वो R12 वेक्टर का परिमाण और R21 वेक्टर एक ही बात है। यहाँ पे मैं R12 भी लिख सकता था और R21 कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने R21 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे भी मैं R21 ले रहा हूँ क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसलिए। तो यहाँ भी मैं क्या ले रहा हूँ, R21 वेक्टर, और नीचे भी कितना आ गया, R21 वेक्टर। तो देखिए ये एक R21 वेक्टर और ये R21 वेक्टर का स्क्वायर, तो ये बन गया R21 वेक्टर का क्यूब। ये क्लियर हुई बेटा बात आपको? समझो बात को बेटा, तुम समझ नहीं रहे, रुको। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, मान लो P से Q तक की दूरी R है, ठीक है, ठीक है। अब मैं
पी क्यू वेक्टर लेता हूँ, पी से क्यू जाता हूँ, तब मैं लेता हूँ इसे R12 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं क्यू से पी लेता हूँ तो मैं इसे लेता हूँ R21 वेक्टर। लेकिन अगर मैं दोनों का परिमाण निकालता हूँ तब तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की परिमाण तो बराबर होंगे ना दोनों के। इसका मतलब मैं P से Q तक की दूरी R ले सकता हूँ, P से Q तक की दूरी में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ, या P से Q या Q से P तक की दूरी बराबर होगी, मैं इसे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ले सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ओके। तो यहाँ पर देखो, इस आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, सॉरी नीचे वाला में, इधर देखो, इस आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखना, मैंने ये बात सारी लिखी हुई है। त्रिभुज नियम देखो यहाँ पे भी नोट्स में भी हैं, ये त्रिभुज नियम मैंने लगाया। अच्छा, सबको ये नोट्स मिले हुए होंगे, ठीक है। वैसे तो इस लेक्चर से ही आप नोट करते रहो, साथ में बीच बीच में पोज कर लिया करो, नोट करना होता है तो, है ना, बीच में पोज कर लिया करो। और अगर नहीं तो तुम्हें मैं PDF नोट्स भी मैंने तुम्हें दिए हुए हैं, जिनके पास नहीं है वो मुझसे कमेंट करके मांग लेना इस चैप्टर के PDF नोट्स, ठीक है। जैसा तुम्हें अच्छा लगे, बस पढ़ना है हमें तो। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, ये सब मैंने यहाँ पर जो सारा मेथड तुम्हें बताया रखा है, आगे पहले मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो वो बात आ गई कि भी R12 वेक्टर का परिमाण लो या R21 वेक्टर का परिमाण लो, दोनों R है, दोनों ही P की और Q की बीच की दूरी है। दूरी तो वही रहती है, चाहे P से Q जाओ चाहे Q से R जाओ। तो देखो अब बेटा ये क्लियर हुआ आपको। F12 वेक्टर देखो, यहाँ पर F12 वेक्टर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया R21 वेक्टर स्क्वायर है, तो ये बन गया R21 वेक्टर का क्यूब। ये क्लियर हुआ आपको? देखो बेटा, F12 वेक्टर क्लियर हुआ आपको? ओके। उसी तरह से मैंने F21 वेक्टर निकाल लिया, यहाँ पर था R12 और नीचे हो जाएगा R12 का होल क्यूब। F21 भी एक बार आराम से देख लो। अब यहाँ पर क्या है बेटा, R12, तो मैं R की जगह क्या लिख सकता हूँ, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ। तो R12 स्क्वायर और R12 कितना हो गया, R12 मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया, और ऊपर क्या पड़ा अपने पास, R12। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बन गया अपने पास R12। अब एक बात जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, मैंने आपको कहा था कि हम R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको त्रिभुज नियम से बताया था, R2 माइनस R1 बताया था ना। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे, R12 की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, देखो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये F21 की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, R12 की जगह R2 माइनस R1, यहाँ भी क्या लिख दोगे, R2 माइनस R1। तो F21 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू K Q1 Q2, R12 की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ पे भी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो F12 वेक्टर में क्या करेंगे, K Q1 Q2, यहाँ पर R21 है, R21 वेक्टर की जगह हम क्या लिखते हैं बेटा बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ भी लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये देखिए ये आ गई F12 वेक्टर की, ये आ गई F21 वेक्टर की। तो F12 वेक्टर की क्या आई, देखो K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 माइनस R2 का वेक्टर का होल क्यूब, और F21 वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये क्लियर हुआ सबको? अब एक आप फॉर्मूला समझो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 1 2, तो यहाँ भी 1 2 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 1, तो यहाँ ये तो देखो बेटा स्केलर है, इसको तो देखो मत, ये तो 1 2 ही रहने दो। यहाँ पर देखो वेक्टर में 2 1 2 1, तो 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 2 1, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 1 2। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो यही है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली यार। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।